अगर मैं एक ADHD का बच्चे का ब्रेन का स्कैन करूं तो उसमें हमें स्पेसिफिक चीज़ों में चेंजेस मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स हैव कपल ऑफ चिल्ड्रंस एंड इसी हिसाब से वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अरे मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो ये सब कुछ कर पाता था, अब छोटा बेटा क्यों नहीं कर पा रहा है। काफ़ी पहले तो ये भी हम समझना चाहिए हमें कि एडल्ट में भी ये ऑनसेट हो सकता है। सो ऐसा नहीं कि चलो मैंने स्कूलिंग भी ठीक से कर ली, मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली, मुझे कोई ADHD नहीं था, मैं पहुंच भी गया, अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर मान लो मैं जॉब में आ गया, लेकिन अब मुझे दिक्कत जॉब में आ रही है, मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप्स को वो नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी इम्पल्सिव, कोई भी कुछ भी उसमें मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं उसको तुरंत से तुरंत करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगेन आई वुड से 2 to 8% of the adults would also be suffering from ADHD, जिनको मालूम नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एलोपैथी कब खराब है? मान लो कि मैं जस्ट स्टिमुलेशन के लिए ये सारा खाना शुरू कर दूँ, अब मुझे ओवर स्टिमुलेशन करना है, मुझे बहुत सारे अपने टास्क्स कंप्लीट करने हैं, देन अगर मैंने दवाई गोली खा ली, दैट्स रॉन्ग। वेरी सिंपल एनालॉजी मैं ये दूंगी कि मेरी गन है, वो लोडेड गन है, ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो लोडेड गन इज़ माई जेनेटिक प्रिटोंडेंस कि मुझे ये जीन इनहेरिट हुआ है, जीन का एक्सप्रेशन तो लार्जली होने ही वाला है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन में ट्रिगर जो है वो एनवायरमेंटल है तो वो मेरे हाथ में है। 0 to 3 years एक ऐसा टाइम है ब्रेन ग्रोथ का, you will be surprised कि every single sensory function is open for that child, equal to an adult. 95%, and that's a huge number, up to 95% of serotonin. Serotonin is like a happy chemical, जो मुझे happiness देता है, मुझे अच्छा लगता है, वो gut से produce होता है। वो so gut is a second brain. हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ADHD के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और साथ ही साथ बच्चों पर इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर श्वेता दातिया जी मैम, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है, TEDx स्पीकर है, कोच है और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर है और स्पिरिचुअल सीकर है। मैम आज हमें इस एपिसोड के में जानकारी देने वाली हैं कि आखिर ADHD क्या है। चलिए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। मैम आज हम बात करने वाले हैं ADHD के बारे में। मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है। थैंक यू पहले तो यहाँ पे इनविटेशन के लिए। बैक टू नेचर में मैं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया हूँ। मैं आई जोक एंड आई से मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ, बेसिकली अ न्यूरोलॉजिस्ट। आई फिक्स ब्रोकन ब्रेन्स, बट व्हाट इज़ जो दिलचस्पी मुझे है वो है कि पहले कैसे ब्रेक ही ना हो। सो क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे ब्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज़, जो ADHD के नाम से भी जाना जाता है, फ़िलहाल में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है उस पर। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि वो कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। सो जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें, अगर हम ग्लोबल प्रेवलेंस जो कि वर्ल्ड में हो रहा है और इंडिया की बात करें, एनीवेयर फ्रॉम 5% से लेके 15% तक का ये प्रेवलेंस है। तो क्या होता है कि बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है, कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, अटेंशन उसका कम होता है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो छोटे से छोटा लेसन भी है उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग बन जाता है। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी फिजिटी के रूप में भी आ जाती है कि बच्चा एक पोजीशन में बैठ ही नहीं पाएगा। सो वो काफ़ी मूव करेगा, उसको टीचर कुछ भी बता रहा है तो उसको वो समझने में दिक्कत या परेशानी आएगी। सो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ ADHD। एक ब्रॉड अम्ब्रेला अगर हम बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, लेकिन उसमें कई प्रकार है। तो कोई बच्चे जो होते हैं खाली इन अटेंटिव होते हैं, वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन इतना हाइपर एक्टिविटी नहीं होता है उनमें। और एक जो होता है उसमें इन अटेंशन भी है, वो अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो जो है हाइपर एक्टिविटी। नाउ पहले तो बात ये थी कि पहले ज़माने में इतना था नहीं और अभी क्यों इतने लोग बात कर रहे हैं, वो सबसे पहला सवाल आता है हमारे जहन में, राइट। सो पहले से ही ये होता आ रहा है, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है कि अभी बढ़ गया है या ये है,
अवेयरनेस जो है वो बढ़ गई है। और पहले के ज़माने में स्कूलिंग सिस्टम हल्का सा अलग हुआ करता था, आज के हमारे स्कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है और आगे जाते हुए भी स्कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो स्कूल में जब मान लो टीचर पढ़ाता है तो 50 बच्चे पढ़ते हैं, सो उसमें टीचर कोई एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ा पाता है कि ये बच्चा कैसे समझेगा। सो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ या इंग्लिश की टीचर हूँ तो मैं एक तौर तरीके से पढ़ाऊँगी। अगर कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें आफ्टर अ सर्टेन टाइम पता लगेगा कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। सो अटेंशन डेफिसिट जो है उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे लर्निंग डिजीजेस देख पाते हैं लोगों में, जैसे कि पढ़ नहीं पाना, डिसलेक्सिया, तारे ज़मीन पर हमने देखा था राइट, मूवी में जो दिखाया गया है, लिख नहीं पाना, डिस्ग्राफिया जिसको हम बोलते हैं, कैलकुलेशंस करना मुश्किल है, डिसकैल्क्यूलिया, ए कैल्क्यूलिया, तो ये सारी जो बीमारियां होती है ना वो काफ़ी कभी कभी इकट्ठा आती है। सो सस्पिशन हम कब करते हैं, जब एक टीचर को कब लगना चाहिए या एक पेरेंट को कब लगना चाहिए कि मेरा बच्चा ADHD से शिकार है। सो व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टोटली फोकस, जब वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है, वही सेम चीज़ जो 40 बच्चों को सिखा पा रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका जो ध्यान है वो घर पे भी अगर आप पढ़ा रहे हो वगैरह तो वो ध्यान लगने में मुश्किल हो रहा है। अब कभी कभी पेरेंट्स आके हमें बोलते हैं कि लेकिन वो वीडियो गेम तो देख लेता है, पढ़ाई में ही ये शिकायत है, वीडियो गेम में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। सो हमारा काम यही होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, ये सारे लोग डायग्नोसिस करते हैं। सो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड नॉट बी लूज एंडेड, क्योंकि ये सारे लेबल्स ना लोगों को बड़ा मज़ा आता है लेबल वो करने के लिए, बट इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। तो अगर मुझे किसी बच्चे को ADHD बताना है तो उसके देयर आर वेज इन विच वी हैव टू डायग्नोज इट ऑल्सो। सो वॉट वी डू इज, मान लो कि टीचर है कोई, तो देयर आर सर्टन सेट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चनर्स कि पेरेंट भी वो क्वेश्चनर पढ़ेगा, टीचर भी वो क्वेश्चनर लिखेगा, चाइल्ड की सारी एक्टिविटीज़ को समझेंगे हम, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझेंगे, वहाँ से ये एक तरीका है सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करने का कि उसको ADHD है। सी हमारी लैब जो है, मैं लिमिटलेस ब्रेन लैब में काम करती हूँ, हमने काफ़ी सारे ADHDs को QEEG के माध्यम से भी स्टडी किया है। QEEG मतलब क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। जैसे ECG होता है जो हार्ट रेट डिटरमिन करता है, वैसे ही EEG जो होता है वो ब्रेन की रिदम स्टडी करता है। सो उस ब्रेन की रिदम में सर्टन पैरामीटर्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं अटेंशन डेफिसिट के बच्चों में, ऐसे करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स US FDA ने अभी अभी उसका अप्रूवल दिया है, तो काफ़ी सारे स्टेजेस है उसको डायग्नोस करने के लिए। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है बिकॉज 5 to 15% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि हम इंटरवेंशन जल्दी कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं, तो पहले तो हमें डरना नहीं है कि अगर मेरे बच्चे को ADHD है तो क्या हो जाएगा। वी शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड, टेक हिम अप्रोप्रिएटली, कि कोई एक पर्टिकुलर हम उसकी हेल्प ले। जितना हम जल्दी उसके सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उतना उसका स्कोलिस्टिक परफॉर्मेंस, उसकी ज़िंदगी की ये सब चेंज हो जाती है। सो इट इज़ अवर मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि हम ADHD को राइट टाइम पे डायग्नोस करें। जी मैम, जिससे आपने कहा कि इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। राइट। आपने कहा कि बच्चे जब पढ़ने में ध्यान नहीं लगता लेकिन वीडियो गेम्स खेलने में ध्यान लगता है, तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, ये अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी बार देखा है। मैं जानना चाहूँगी इसके पीछे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखो, काफ़ी सारी साइंटिफिक कम्युनिटी लगी पड़ी है टू अंडरस्टैंड कि ADHD क्यों होता है। सबसे पहला जो कारण हमें मिला है वो है जेनेटिक। जनरली 70% में हमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है, तो अगर फादर में था, ग्रैंडफादर में था, तो बच्चे का चांस होने का ज़्यादा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, जैसे जहन में आ रहे हैं, जैसे कि लेड जो है वो एक मेटल है, अलग अलग चीज़ों में हम लेड यूज़ करते हैं, तो क्या वो एक्सेसिव लेड से होता है? इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट ये सारे हाइपोथेसिस अब बन रहे हैं। वाई-फाई का भी एक हाइपोथेसिस बन रहा है, बट अभी अदर देन जेनेटिक फैक्टर्स और कोई मैटरनल फैक्टर्स, जैसे कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई ऐसी घटना हो गई, ट्रॉमा हो गया, या तो बच्चे को हेड इंजरी हो गई वगैरह, तो इन सब चीज़ों से ये होने के चांसेस ज़्यादा है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स जो हमें अब तक मिले हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स अभी भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ढूंढ रही है।
एक अच्छा हो गया है आज के टाइम पे कि वी हैव ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, जैसे कि अगर मैं एक ADHD का बच्चे का ब्रेन का स्कैन करूं तो उसमें हमें स्पेसिफिक चीज़ों में चेंजेस मिलते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात करूंगी। ब्रेन जो होता है ना, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 3 फंडामेंटल ब्रेन्स आर वर्किंग। एक होता है पीछे जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, तो मेरा सांस लेना, मेरे हार्ट की धड़कन, ऑल द प्राइमरी प्रोसेसेस ऑफ सर्वाइवल ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं। दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे हम सारे इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कुछ रुचि लगना, कोई अच्छा लगना, कोई चीज़, लव है, केयर है, एम्पैथी है, कंसर्न है, तो वो सारे जो इमोशंस हैं वो वहाँ पे वो होते हैं। अभी जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया एकदम से, द पर्सन गेट्स फ्रोजन, अरे मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, तो वो लिम्बिक सिस्टम के एक्टिविटी से होता है। उससे अगर हम आगे जाते हैं फ्रंट पोर्शन में तो उसे हम PFC या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए, टास्क मुझे एक से दूसरा करने के लिए, पूरा फोकस लेने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, फ्यूचर में क्या होगा वो देखने के लिए, पास्ट में जो हुआ है और फ्यूचर में होगा उसके कनेक्शन के लिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे में कुछ समझना है मुझे, इनोवेटिव प्रॉब्लम सोल्यूशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेरे मूड को रेगुलेट करें। अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ में मुझे पूरा अपना ध्यान देना है और कितना भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उस डिस्ट्रैक्शन को मैं कट आउट कैसे करूं, तो वो ये सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। तो अटेंशन डेफिसिट में क्या होता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और इमोशनल सिस्टम, इन दोनों का जो वायरिंग है, दैट सर्किट इज अ प्रॉब्लम। सो द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट अप्रोप्रिएटली वर्किंग, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोई केमिकल का भी इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे वन ऑफ द केमिकल्स लार्जली जो मिसिंग होता है वो होता है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन। दीज आर अलाउिंग अस जो फोकस के लिए, रिवॉर्ड सिस्टम के लिए काम आते हैं। तो ये पूरी सर्किटरी जब डैमेज हो जाती है या ठीक से काम नहीं करती है, इन सारी चीज़ों का रीज़न ही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मेटाबॉलिक इंजरी हो गई, कोई चीज़ टॉक्सिक उससे इंजरी हो गई, या किसी भी प्रकार से इसका जो पूरा डिसफंक्शन है, और ये हम बखूबी देख सकते हैं जो MRIs हम करते हैं या QEG स्कैन्स कर सकते हैं, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ADHD develops. Now the interesting thing what happens is कि अब बच्चे को तो ADHD है, आपने मान लो कि डायग्नोस भी कर लिया, आपने क्वांटिफिकेशन पैरामीटर्स भी यूज़ कर लिए, हम क्वांटिफिकेशन पे थोड़ा सा इसके लिए जाते हैं कि हम उसको मॉनिटर कर सके। अगर हमने क्वालिटेटिवली एक डायग्नोसिस दे दिया कि इट इज़ ADHD, तो आगे हम मॉनिटर कैसे करेंगे? तो उसके अटेंशन के पैरामीटर्स जो है, उसका फोकस है, उसका मेमोरी है, तो इन सारे पैरामीटर्स को हमारी लैब उसको भी फॉलो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि बच्चे को अगर प्री स्कूल में हमने डायग्नोस कर लिया, लार्जली जो होता है ये प्राइमरी स्कूल में पिकअप हो जाता है। तो बच्चा 5th-6th ग्रेड में है, ये सारी चीज़ें हो रही है। टेक्निकली तो अगर थोड़े से माँ बाप अवेयर हो तो 3rd-4th स्टैंडर्ड में भी हम पिकअप कर सकते हैं। जब हमने ये पिकअप कर लिया तो द चांस ऑफ एंटरिंग इनटू एडल्टहुड ऑल्सो ऑफ इट इज देयर अबाउट 20 to 25%, which means 1 in 4 kid will continue to have ADHD in adults also. So that is the reason why we have to start right and then continue giving the right things over the period of time, क्योंकि 3 में से 4 को आप ठीक भी कर सकते हो। जी। मैम एक्चुअली आपने सिम्टम्स के बारे में बात की, आपने काफी सारे सिम्टम्स भी बताए। वो पेरेंट जो अभी हमारा शो देख रहे हैं, वो कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगता हो, इसलिए ये चीज हो रही है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिम्टम्स को पहले तो समझना होगा कि वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए। अब बच्चा ऑब्वियसली, पढ़ाई में किसको इंटरेस्ट था? मुझे नहीं लगता है, मैं जब स्कूल में थी तो मुझे भी इतना इंटरेस्ट था कि आपको था, होता ही नहीं है। समटाइम्स इज वेरी बोरिंग। जैसे पढ़ाई भी करी जाती है वो भी काफी बोरिंग होता है, लेकिन अगर वो लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे है, इफ कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, बच्चा क्लास में बैठ ही नहीं पा रहा है, इतना फिजिटी है, इतना मूव कर रहा है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन काफ़ी सारे दूसरे बच्चों को भी हो रहा है, और अगर इन अटेंटिव वैरायटी है, विच मीन्स वो कितना भी आप उसको सपोर्ट सिस्टम दे दो, मैथ्स का टीचर भी आ रहा है, ट्यूशन भी हो रहा है, माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। सो
जो दिलचस्पी और इंटरेस्ट से परे है और कंसिस्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर आ रहा है। और ये क्या होगा ना, एक खाली पढ़ाई में नहीं होगा, यू विल सी दैट इन अटेंशन इन वाइल द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑल्सो। तो जब वो कुछ भी, मान लो लेगो आपने दे दिया है तो वो लेगो का सेट भी नहीं पूरा बना पाएगा। अगर कोई पेंटिंग चित्र वगैरह कर रहा है तो अनफिनिश्ड टास्क्स होंगी, वो टास्क कंप्लीशन तक नहीं जाएगा। उसको जिस हिसाब से बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियली आप एक कोई भी टास्क देते हो तो उसको आप एक ढंग से करते हो, तो वो तरीके से या ढंग से नहीं कर पाएगा। तो और कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स हैव कपल ऑफ चिल्ड्रंस एंड इसी हिसाब से वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अरे मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो ये सब कुछ कर पाता था, अब छोटा बेटा क्यों नहीं कर पा रहा है। सो समटाइम्स ये जो माइलस्टोन्स है, पेरेंट्स को एक बेस लाइन पता होती है कि इस टाइम पे बच्चा बैठता है, इस टाइम पे बच्चा चलता है, इस टाइम पे बच्चे को ये समझ में आता है। सो समटाइम्स अगर हम थोड़े से अवेयर रहे ना तो उस माइलस्टोन में भी हम उसको पकड़ सकते हैं। जी मैम, जैसे हमने बात की कि एडल्ट एज में जाकर बच्चों का कहीं ना कहीं ये चीज़ कम होने लग जाती है। मैं जानना चाहूँगी कि जो बच्चों का ADHD प्रॉब्लम, ये सिंड्रोम जो है ये कम नहीं हो पाता है, तो ये इसका रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है? काफ़ी पहले तो ये भी हम समझना चाहिए हमें कि एडल्ट में भी ये ऑनसेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि चलो मैंने स्कूलिंग भी ठीक से कर ली, मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली, मुझे कोई ADHD नहीं था, मैं पहुंच भी गया, अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर, मान लो मैं जॉब में आ गया, लेकिन अब मुझे दिक्कत जॉब में आ रही है, मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप्स को वो नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी इम्पल्सिव। इम्पल्सिविटी इज़ अ ग्रेट इंसाइट, क्योंकि कोई भी कुछ भी उसमें मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं उसको तुरंत से तुरंत करने की कोशिश करता हूँ। तो एडल्ट में भी ये जो अवेयरनेस है, हालांकि आज अभी हम बात कर रहे थे ऑफ स्टूडियो, राइट, कि इंस्टाग्राम की वजह से बढ़ रही है, बिकॉज द एड्स आर पॉपिंग अप एंड एवरी एडल्ट, इनफैक्ट every 10 days one very senior person from the corporate company or even for that matter a doctor, professional, lawyer is coming to me and saying शायद मुझे ADHD है। तो ये अच्छी बात है अंडरस्टैंड करना कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट है। सो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगेन आई वुड से 2 to 8% ऑफ द adults would also be suffering from ADHD, जिनको मालूम नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो बच्चे हम जैसे अर्ली एज पे इनको सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, अब सपोर्ट हम कैसे देते हैं, तो एक होता है मेडिकल सपोर्ट और एक होता है इंटीग्रेटिव सपोर्ट या होलिस्टिक सपोर्ट। सो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जैसे हम बोल रहे थे कि कमी किसकी होती है, डोपामिन की होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की होती है, दीज आर ऑल केमिकल्स इन द ब्रेन। और अगर हम ब्रेन वेव्स की बात करें तो फंडामेंटली हमारे 4 ब्रेन वेव्स होते हैं। एज आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, सामने वाला भी सुन रहा है, उसका बीटा, इट्स अ हाई रिदम विच इज फायरिंग। द मोमेंट आई क्लोज माई आईज इट इज अ स्लो साइनोसॉइडल रिदम कॉल्ड अल्फा। Just before going to sleep, I produce theta. और जब मैं बिल्कुल सो जाती हूँ तो डेल्टा आता है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वो नहीं है। एक बार समझ में आ जाता है तो हमारे खुद के प्रोग्रेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जानकारी वाली होती है। सो अब ये थीटा जो होता है ना, वो उस स्टेट में हम काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ हमें आते हैं, काफ़ी सारा हम फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह कर पाते हैं। और जो बीटा होता है उसमें हम करंट फोकस अटेंशन करते हैं। सो जो ADHD वाले लोग होते हैं उसमें ये थीटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बीटा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो द रेशियो एंड द प्रोपोर्शन इज चेंज्ड। सो केमिकल चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल चेंज हो गया, साइकोलॉजिकल चेंज हो गया और क्वालिटी ऑफ लाइफ के आउटकम को चेंज हो गया। तो ये सारा कुछ रिलेटेड है। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं मेडिकली तो हम ये स्टिमुलेशन कराते हैं, डोपामिन स्टिमुलेट कर लो, नॉरएपिनेफ्रिन कर लो, ताकि ये बीटा बढ़ जाए और बंदा फोकस कर पाए। अब नॉन मेडिकल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरापीज़ की। मान लो अगर बहुत सीवियर ADHD नहीं है और मेरे हिसाब से सीवियर ADHD है तो मेडिकल जो थेरापीज़ है वो करनी ही चाहिए। वो एक मिथ भी होता है ना कि आई शुड नॉट बी यूजिंग द मेडिसिन वगैरह। मैं ऐसे मानती हूँ कि सब चीज़ों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। एलोपैथी इज़ ग्रेट। एलोपैथी कब खराब है, मान लो कि मैं जस्ट स्टिमुलेशन के लिए ये सारा खाना शुरू कर दूं, अब मुझे ओवर स्टिमुलेशन करना है, मुझे बहुत सारे अपने टास्क्स कंप्लीट करने हैं, देन अगर मैंने दवाई गोली खा ली, दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरी सर्किट में प्रॉब्लम है, मेरे केमिकल बन ही नहीं रहे हैं,
तो मैं उस हिसाब से अगर डॉक्टर उसको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डिफाइन करता है, साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि नहीं ये सीवियर है, इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर है, तो गोली खाने में कोई हर्जा नहीं है, जिसको हम स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। मिथाइलफेनिडेट हो गया, एटोमॉक्सिटिन हो गया, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ स्टिमुलेंट्स आते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को कॉन्सर्टा और रिटलिन ये सब पता होता है। सो जब ज़रूरत है दिस इज़ गुड। अब मान लो माइल्ड टू मॉडरेट है, हमें उसको रिवर्स करना है, कोई मेजर ऐसा वो मिला नहीं है, तो हम न्यूरो मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। सो न्यूरो मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट, मुझे इस सर्किट को चेंज करना है, मुझे इस थीटा को कम करना है, मुझे इस बीटा को बढ़ाना है, मुझे ये जो पूरा डायलॉग हो रहा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और इमोशनल सिस्टम के साथ, उस डायलॉग को वापस से रिपेयर करना है बेसिकली। सो हाउ डू आई डू दैट? तो एक होता है न्यूरो फीडबैक। आपने सुना है न्यूरो फीडबैक के बारे में? सो न्यूरो फीडबैक में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देयर इज अ लिटिल वीडियो गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। सामने वीडियो गेम होता है, यू वेयर अ कैप व्हिच हैज सर्टेन इलेक्ट्रोड्स जो कि खाली डेटा लेते हैं, उसमें कोई अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। सो इट्स लाइक अ फीडबैक। आई एम जस्ट लुकिंग एट अ वीडियो गेम, द ब्रेन इज जस्ट गिविंग मी दैट फीडबैक। ब्रेन में क्या क्या हो रहा है वो मैं एक लेवल दे देती हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल, इतना आप फोकस करोगे तभी आपका वीडियो चलेगा या वीडियो गेम चलेगी। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू नो आई एम फोर्सिंग द ब्रेन टू पुट दैट बीटा, और उसको हम न्यूरो फीडबैक बोलते हैं। सो मेरे एक्सपीरियंस में हम काफ़ी न्यूरो फीडबैक यूज़ करते हैं। एनीवेयर फ्रॉम 6 months to a year बच्चे को लगता है to get to some level of it, but it should be done by of course experts, it should be done under a proper setting, home care setting में भी कर सकते हैं। So that is neuro feedback। काफ़ी सारे लोग नेचुरल थेरापीज की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, लॉट ऑफ अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो वो क्या होता है, व्हाट इज़ दैट? सी व्हाट आई फील इज़ कि हमें इस केमिकल पे ध्यान देना है और हमें इस स्ट्रक्चर और इस पे ध्यान देना है, लेकिन एनवायरनमेंट पे भी तो हमें ध्यान देना है। सो अब बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे ऑलरेडी हाइपर स्टिमुलेशन है। सो मेरा हमेशा फर्स्ट ये क्वेश्चन रहता है कि आप घर पे एडल्ट्स क्या करते हैं? आई मीन इफ़ द एडल्ट इज़ ऑल द टाइम ऑन द स्क्रीन्स, अब आप बच्चे को एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा स्क्रीन पे ना रहे। Isn't it irrational? बिल्कुल पूरा irrational है, राइट? मैम, पेरेंट्स की भी अक्सर यही शिकायत रहती है कि बच्चे हमारे फोन्स में लगे रहते हैं, फोन्स यूज करते हैं। अगर हम स्क्रीन टाइम वर्सेस ग्रीन टाइम की बात करें, हमारे लिए हम कितना ग्रीन टाइम यूज करते हैं, सो ऑब्वियसली बच्चे मिरर करते हैं। बच्चे बहुत ही एनवायरमेंटली सेंसिटिव होते हैं, तो जो अडल्ट्स करते रहते हैं उसी को वो अडाप्ट करके वो सीखते जाते होते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप एनवायरमेंट को कैसे चेंज करो। तो कभी भी कोई भी बच्चे को लेके चलो मैंने इसको फिक्स करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, आई विल रिमेन एज इज, लेकिन बच्चे को फिक्स कर दो, ऐसा नहीं होता है। सो पूरे घर के वातावरण को चेंज करना है, पूरा स्केड्यूल करना, पूरे एवरीबडी, सबको टाइम से सोना, बिकॉज टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। किस टाइप का खाना जो बच्चा खाता है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बिल्कुल मैम, हमने इतने सारे फैक्टर्स के बारे में बात की कि क्या कुछ रिलेटेड हो सकता है और क्यों ये जो डिसऑर्डर है वो बच्चों में क्रिएट हो सकता है। मैं जानना चाहूँगी क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? सो सी प्रिवेंशन टेक्निकली अगर मान लो कोई चीज़ जेनेटिक है तो वेरी सिंपल एनालॉजी मैं ये दूंगी कि मेरी गन है, वो लोडेड गन है, ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो लोडेड गन इज़ माई जेनेटिक प्रिटॉन्डेंस, कि मुझे ये जीन इनहेरिट हुआ है, जीन का एक्सप्रेशन तो लार्जली होने ही वाला है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन में ट्रिगर जो है वो एनवायरमेंटल है तो वो मेरे हाथ में है। सो जीन इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ उसके बारे में। लेकिन मेरा जो फैक्टर है ये मेरे हाथ में एनवायरमेंट है, डाइट है, अच्छा सेंसरी स्टिमुलेशन है। सो हर कोई पेरेंट जो ये सुन रहा है 0 to 5, 0 to 7 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप बच्चे को एनवायरनमेंट क्या देते हो, द वे इन विच यू आर रेजिंग द चाइल्ड, लेट्स पुट इट दैट वे वेरी सिंपली। तो कम से कम स्क्रीन 0 to 2 और नील स्क्रीन 0 to 2, 2 to 4 में समवॉट कपल ऑफ आवर्स ऑफ द स्क्रीन। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ऑलरेडी ये सारे वो दिए हुए हैं हमें, और ये ऐसे ही नहीं आए हैं, देयर आर सर्टन लॉजिक एंड दिस टू इट। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बच्चे के ग्रोथ में होलिस्टिक ग्रोथ पे ध्यान देना। सो फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ,
साइकोलॉजिकल ग्रोथ, साइको सोशल ग्रोथ. अब क्या हो रहा है ना, जॉइंट फैमिलीज वगैरह खत्म हो रही है. वी आर गेटिंग न्यूक्लियर एंड वी आर गेटिंग सब न्यूक्लियर. तो जैसे जैसे बच्चा जितना डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहता है वो सीखता भी उतना है. और पहले के ज़माने में हम बड़े बड़े घरों में रहते थे, बाहर जाते थे, यू नो, वी यूज्ड टू, आई मीन आई हैव क्लाइम्ब ट्रीज एंड ऑल दैट, राइट. अब के बच्चों को क्या है, एक 10x10 का कमरा है और हम बोल देते थे अरे वो तो हाइपर एक्टिव है, उसके पास कोई अपनी एनर्जी निकालने का सोर्स भी नहीं है. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम ये पूरा जो होलिस्टिक तरीके से समझे भी और देखे भी. टेक्निकली प्रिवेंशन में मैं यही कहूँगी कि 0 to 3 या 0 to 4 इयर्स के पेरेंट्स को अगर एक, यू नो, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि 0 to 3 इयर्स एक ऐसा टाइम है ब्रेन ग्रोथ का. यू विल बी सरप्राइज्ड कि एवरी सिंगल सेंसरी फंक्शन इज ओपन फॉर दैट चाइल्ड, इक्वल टू एन एडल्ट. एक समान जो एडल्ट में होता है, एक समान. उसके बाद ही उसका मोटर आउटपुट बनता है. तो विच मीन्स कि अगर मैं बताती हूँ कि अरे 4 साल का कहाँ सुन रहा है, माँ बाप झगड़ रहे हैं, उसको कहाँ कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है. उनको सब समझता है और वो प्रोसेसिंग चलता रहता है. तो बहुत ध्यान रखना है एनवायरमेंटल का लेके. सोडास, ऑल द कोका कोलास, ऑल द, यू नो, ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट वी, दिस शुगर, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर, दैट इज़ क्वाइट डेट्रीमेंटल, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है ब्रेन को. तो यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट. तो आपको वो लेना नहीं चाहिए. अब लोग बोलते हैं अरे बहुत ज़्यादा शुगर से ADHD हो गया, वो गलत बात है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड इट. शुगर्स डोंट कॉज ADHD. They should not be given in people with problem of ADHD because it will stimulate the brain. कोई भी चीज़ जो ब्रेन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करती है वो सब अवॉइड करनी चाहिए. बिल्कुल मैम, आपने बताया कि इन्वायरमेंट में क्या कुछ चेंज लाना है. डाइट के बारे में भी हमने बात की, लाइफस्टाइल के बारे में बात की. मैं जानना चाहूँगी क्या कोई और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे हम ADHD को ट्रीट कर सकते हैं? सी, नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं, व्हाट आर द बेसिक पिलर्स ऑफ नेचुरोपैथी? वी गो बैक टू नेचर एसेंशियली, राइट. अगर हम सिंपल नेचर वॉक की बात करें, ग्राउंडिंग की बात करें, इट इज़ सुपर पावरफुल. क्यों पावरफुल है? जब मैं बेयर फुट ग्रास में जाती हूँ या व्हाटएवर बीच पे जाती हूँ या ग्राउंड को टच करती हूँ, तो एक अर्थ की शुमानिक फ्रीक्वेंसी होती है जो होती है 7 to 8 हर्ट्स, और मेरे अल्फा की भी फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्स. सो समवेयर आई हिट दैट अल्फा. सो समवेयर मुझे नेचर में जाके कामनेस फील होती है, मुझे अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज मेरा ऑटोमेटिकली ब्रेन वो अल्फा में चला गया है. तो मेकिंग श्योर दैट द किड्स आर प्लेइंग अराउंड, मेकिंग श्योर फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. अब जो भी डार्क स्किन्ड है, डार्क स्किन्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी डार्क स्किन के ये होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर प्रकार का केमिकल होता है जो नेचुरली स्टिमुलेंट होता है. तो वो डाइट में लेना. हम कलर डाइट की बात करते हैं, नो, द प्लेट शुड हैव विबग्योर कलर्स. डाइवर्सिटी की बात अगर मैं करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Your gut bacteria, 95%, and that's a huge number, up to 95% of serotonin. Serotonin is like a happy chemical, जो मुझे happiness देता है, मुझे अच्छा लगता है, वो gut से produce होता है. वो so gut is a second brain. टेक्निकली ये एक ब्रेन हो गया, ये एक ब्रेन हो गया. और अभी नई रिसर्च जो बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, हार्ट में भी 40,000 तकरीबन ब्रेन के सेल्स पाए गए हैं. सो दिस इज आवर थर्ड ब्रेन. सो वी हैव टेक्निकली नॉट जस्ट 1 ब्रेन बट 3 ब्रेन्स. एक बहुत ही सुंदर किताब है 3 ब्रेन्स करके, सो वर्थ अ रीड. सो ये बैक्टीरिया को डाइवर्स तरीके से बनाना. एंड टू योर सरप्राइज, आई डोंट नो, आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन कि पूरे हफ्ते में हाउ मेनी डाइवर्स फूड्स दैट यू ईट? मैम बेसिकली डाइवर्सिटी. जंक तो चलो खाना ही नहीं है, इट इज टू बी डम्प्ड. बट डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैसे द टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मसालास दैट वी ईट, द टाइप्स ऑफ द चटनीज एंड ऑल, बिकॉज इट्स ऑल लिंक्ड. व्हाट इज द टोटल नंबर दैट कम्स टू in a week? 10 to 5. That's right. Largely 10 to 30 लोगों में होता है, but what is required for gut diversity is 80 to 100. Wow. So that is a great effort, because exactly. when I understood that and when we changed, मेरी maid तो मुझसे बड़ी परेशान हो गई थी, बोले ये डॉक्टर के घर में सारा कुछ चेंज. बट ये ज़रूरी है, दिस इज़ रिक्वायर्ड. सो बच्चों को भी ये देना बहुत ज़रूरी है. जंक फूड को अवॉइड करना, कोका कोला वगैरह एलिमिनेट कर देना. तो नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, बैक टू नेचर. सो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स विच आर राइट फॉर द चाइल्ड. बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़े और ADHD के बारे में इतनी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मैम. थैंक यू.
तो बिल्कुल हमारे आज के एपिसोड में हमने ADHD के बारे में जाना, कैसे ये बच्चों को अफेक्ट करता है, कैसे ये जेनेटिकल है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाकर पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में चेंज भी ला सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों को इस डिजीज से क्योर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस एपिसोड से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। PMC हिंदी के साथ बने रहें। नमस्कार।